आदिल राजा आदिल राजा आदिल राजा आदिल राजा मेजर आदिल फारूक राजा मेजर रिटायर्ड आदिल राजा मेजर आदिल फारूक राजा मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा। FIA ने आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता भी कर लिया। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी गई हैं। आदिल राजा भगोड़ा और रॉन्ग नंबर है। तहरीक इंसाफ के नौजवानों को बरगला के उनकी हमदर्दियां समेट रहा है। नौजवानों से कहता हूं, इससे दूर रहें। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा है। आज मैंने सोचा कि आपको अपना तारुफ कराता चलूं, अपना बैकग्राउंड बताता चलूं। देखिए, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की अफवाज की तीसरी नस्ल से है। मेरे दादा कर्नल मोहम्मद अकबर ख़ान 1948, 1965 और 1971 की जंग के गाजी थे। 1971 में वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हिंदुस्तान में करीबन 4 साल, और जब वो वापस आए तो उनको सदमा इतना शदीद था कि वो मज़ीद सर्विस ना कर सके और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के कनाडा शिफ्ट होना मुनासिब समझा। मगर उस वक्त तक उनके 4 बेटे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा मेरे वालिद मेजर उमर फारूक राजा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर चुके थे 44th लॉन्ग कोर्स में, और उनसे छोटे भाई कर्नल इफ्तिखार आजम बलूच रेजिमेंट ज्वाइन कर चुके थे। उनसे छोटा बेटा एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका था, स्क्वाड लीडर फुरकान आजम, और सबसे छोटा बेटा कमोडोर सदीक अकबर नेवी ज्वाइन कर चुका था। तो इस तरह हमारे ख़ानदान का ताल्लुक पाक अफवाज की तीनों ब्रांचेस के साथ, बहरी, बरी और फ़ज़ाइया के साथ है। इसी तरह मेरा नानका 71 की जंग से पहले मेरे नाना IB के ऑफिसर थे, यहाँ पे लंदन आ चुके थे, और 71 की जब जंग हुई तो यहीं पे लंदन में थे। लेकिन वो जो सदमा उनको 71 का लगा, जो कि बेतहाशा पाकिस्तानियों को लगा, वो उसकी ताब ना ला सके और अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी। और इस तरह मेरा नानका भी यहाँ लंदन का होके रह गया। अलबत्ता हमारे ख़ानदान की निस्बत जो पाक अफवाज के साथ हमेशा से थी, वो कायम व दायम रही। और हमारी जो औलाद है, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें यहाँ से भी, बैरून मुमालिक से भी यहाँ की नेशनलिटी सरेंडर करके पाकिस्तान जाके पाक अफवाज की खिदमात सरंजाम वहाँ पे देती नहीं और दे रही हैं। 1996 में मैंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 99th लॉन्ग कोर्स के साथ ज्वाइन की। 1999 में मैं पास आउट हुआ जी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से अपने कोर्स के साथ। 1 अगस्त 1999 में मैंने कमीशन लिया और मैं बटालियन सर्जेंट मेजर 1st पाकिस्तान बटालियन कायदे आज़म ऑन की हैसियत से पास आउट हुआ। काली टोपी का बड़ा शौक था जी, काली वर्दी का। मैंने अपना नानका देखा हुआ था, वो नानका मेरा जो है मामू वगैरह वो आर्मड कोर में थे, तो काली टोपी पहनना, काली वर्दी पहनना, उसको मैंने मुनासिब जाना। आर्मड कोर ज्वाइन की थी, 18 हॉर्स रेजिमेंट मैंने ज्वाइन की आर्मड कोर की, और अपने करियर का आगाज़ किया। 1999 में कारगिल जंग लगी हुई थी और उसके फ़ौरन बाद एस्केलेशन होगी हिंदुस्तान के साथ हमारी। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, 1.5 से 2 साल हमारा आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट रहा और 55 सेल्सियस के ऊपर हम रेती रहीमिया खान सेक्टर के अंदर बैठे रहे दुश्मन के आमने सामने। और वहाँ जब हमारा साल तकरीबन पूरा हुआ तो मेरी सियाचिन की वॉर अटैचमेंट आ गई, और देखें 55 सेल्सियस से -50 के ऊपर, इधर 50 सेल्सियस किधर -50। खैर, मुजाहिदों का, पाकिस्तान आर्मी का यही तरीका है। हम वहाँ पहुँचे और हालांकि सियाचिन में बहरहाल मुझे एक और एजाज़ हासिल हुआ कि एक तो वहाँ पे सीज़ फायर वाला ज़माना नहीं था, जिसके आम जंग जारी थी, दोनों तरफ से फायर चलता था। मैंने वहाँ पे सियाचिन में मेरे दादा की जो तीसरी कमांड थी 12 FF 71 की जंग में,
मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने 12 FF के साथ वहाँ पे अपनी वॉर अटैचमेंट की। वो जब मैं करके वापस आया जनाब, तो फिर आप देखें कि वॉर विदिन जो हमारे मुल्क के अंदर, वॉर ऑन टेरर कह लें, वॉर विदिन मैं उसको कहता हूँ, अंदरून खाना जंगी शुरू हो गई हमारे मुल्क के अंदर, जो कि हमने 10 साल लड़ी। इस दौरान मेरी खैबर राइफल में पोस्टिंग रही एज अ विंग कमांडर 2 विंग खैबर राइफल। मेरे ऊपर 4 IEDs हुई, एक खुदकुश हुआ। पहली IED हुई, मेरे ड्राइवर का सर उतर के मेरी गोद में आ गया, 3 मेरे गार्ड पीछे बैठे थे, कीमा बन गए बेचारे। मैं एक सिर्फ उस गाड़ी में से जिंदा निकला। 2 हफ्ते अस्पताल रह के मैं वापस आया। पहले दिन ही खुदकुश हमलावर ने, गाड़ी में बैठा हुआ खुदकुश था, उसने अपने ऊपर अपने आप को उड़ाया, मुझे टारगेट किया। अल्लाह ने बचाना था, अल्लाह ने बचा लिया। देखिए बात यह है कि मुझे लगता है कि अल्लाह ने कोई काम लेना था मुझसे, इसलिए बचा लिया, या शायद मैं गुनाहगार आदमी हूँ इसलिए बच गया, क्योंकि मेरे जितने भी बीबे दोस्त हैं उनको तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, शहादत के आला रुतबे के ऊपर फाइज किया। मेरे नसीब में शहादत नहीं थी। अलबत्ता अपने हाथों से अपने दोस्तों को, अपने जवानों को हमने कब्रों में उतारा, और इतना उतारा कि रात को ख्वाबों में भी हम जनाजे ही हमें नजर आते थे। इस सारे वाक़यात हालात के बाद मैंने अपनी दौरान सर्विस मास्टर्स भी किया इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। उसके बाद मैंने एमफिल कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी मैंने 2 सेमेस्टर्स किए, लेकिन मैं उससे आगे वो पूरा एमफिल कंप्लीट नहीं कर सका कि मेरी सवात में पोस्टिंग आ गई। मैंने रिटायरमेंट के लिए अपनी 5 रिजाइन्स पुटअप किए, तो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दफ़ा रिजाइन दिया, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आई हैव गिवन माई शेयर ऑफ ब्लड, और दूसरा मैं आई हैव गोट अ बिग माउथ, मैं जो मेरे दिल की बात है मैं जुबान पे लाता हूँ, और किसी भी मॉडर्न आर्मी के अंदर ऐसा अफसर जो है जो अपने दिल की बात जुबान से कह दे, उसका कैरियर नहीं होता। तो मैंने अपना शेयर ऑफ ब्लड दे दिया था, वॉर जोन्स में अपने 3 काट चुका था। इस निस्बत के तहत मैंने एक कॉन्टिन्यूस 2.5 साल में रिजाइन करता रहा। तीसरे साल जाके एक्सेप्ट हो गया, फुल ऑनर्स एंड अवार्ड्स के साथ, अपने फुल अर्न बेनिफिट्स के साथ। फौज में जो मेरा हक था वो मुझे सारा मिला। उसके साथ साथ कारोबार भी मैंने वहां पे शुरू कर दिया। DHA का लैंड प्रोवाइडर के तौर के ऊपर जी मैंने कारोबार शुरू किया। वो कोई मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं की। DHA मुझे पैसा देता था कि जी इसके अंदर आप इस जगह के ऊपर हमें ज़मीन खरीद के दें, तो मैं एक टीम बना के उस टीम को मैनेज करता था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मैं ये जो सारा कुछ मेरी कौम ने मुझे दिया है, मेरी फौज ने मुझे दिया है, तो मैं पे बैक करूं अपनी कौम को। मैंने पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पहले ज्वाइन की, वॉलंटियर पोजीशन। उनमें डायरेक्टर मीडिया सेल में बना। मैंने मीडिया सेल बनाया, मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया और ये मीडिया सेल बनाया। मैंने पैसा कभी किसी से नहीं लिया। तो मैं अगर तो मेरे कैरियर में रिकॉर्ड में कोई मसला होता, कहने का मकसद ये है, तो मैं क्या इन इदारों के साथ काम कर रहा होता, या मुझे ये इदारे अपने साथ काम करने देते? नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान एक जमहूरियत है, और मुझे रिटायरमेंट के 2 साल बाद ये हक हासिल था कि मैं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए, अगर मेरे को पॉलिटिकल बिलीफ हैं, तो मैं उनका प्रचार भी कर सकता हूँ अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर, और मैं उसके ऊपर बात भी कर सकता हूँ। और मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हक में इमरान खान था इसलिए बात की। तो रेजिस्टेंस ये हमने वहां से शुरू कर दी, और वही मेरा जुर्म ठहरा, मेरे साथियों का जुर्म ठहरा। खैर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बेतहाशा प्रेशर था जी। मुझे बुलाया जाने लग गया, रोज हाजिरियां अथॉरिटीज ने मेरी लगा दी, मुझे फोर्स किया गया। मैंने अपनी तरफ से बेहतर समझा कि ये स्पोक्स पर्सन जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि ये समझते हैं, मुझे कहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि जाती हैसियत में बात ना करो, फिर उन्होंने कहा स्पोक्स पर्सन के हो तुम इसलिए बात ना करो, तो मैंने रिजाइन कर दिया फिर स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से। लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर मुसलसल इमेंस प्रेशर डाला गया, बेतहाशा लोगों पे डाला गया है, लेकिन मैं वो शुरू के चंद लोगों में था जिनके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। देखिए मैं एक दिन सारा दिन ये इसी मामले में GHQ में था, तो शाम को मुझे दोबारा जो है कुछ इदारों से फ़ोन आया कि आप हमारे पास आ जाएं। मैंने कहा जी मैं सारा दिन थका हुआ हूँ, सुबह आ जाऊँगा। लेकिन सुबह तक का उनसे इंतज़ार नहीं हुआ, बेवकूफ़ लोगों से। रात को ही चढ़ दौड़े मेरे घर के ऊपर, कोई वारंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं पॉलिटिकल अपने बिलीफ्स के लिए आवाज़ उठा रहा था।
मेरे जैसा बंदा जो 5th जनरेशन का एक सिपाही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम इदारों के साथ काम कर रहा हूं मैं, उसके बाद मेरे साथ उन्होंने ये किया। मैं अगले दिन फिर अथॉरिटीज के पास गया जी, मैंने उनको कहा कि ये क्या हरकत है, आप लोग मेरे साथ किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद खैर मुझे उन्होंने तसल्ली तशफ़ी दी कि कोई बात नहीं, हम कल उनको बता देंगे, वो दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ, उस रात फिर वो मेरे घर पे चढ़ दौड़े। लेकिन मैं तैयार था, अपने दोस्तों से मशवरा कर चुका था। मेरे दोस्तों ने, मेरे जाती दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया, जारी बात है मेरे जाती दोस्त भी इदारों के अंदर अफसर ही है ना, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इन्होंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हारा फोन अगर इन्होंने काबू कर लिया तो एक तो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे राब्ते किस किस से हैं, और कुछ ना कुछ डाल के तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा देंगे। तो बेहतरी इसी में है कि तुम निकल जाओगे। और उन बेवकूफ लोगों को जो मुझे कहते हैं कि तुम खुद तो जी भाग गए और हमें वहां से बैठ के बात करते हो, और मैं ये बात ही तब कर पा रहा हूं कि मैं भाग गया, राजा का सलाम पहुंचे, मैं यहां पे ना आया होता तो मैं ये बात भी ना कर रहा होता। और आपको अच्छे तरीके से पता है, और कौन क्या कर रहा है और किसकी वजह से ये हालात बने, ये भी पूरी कौम को पता है, और इस बात का हिसाब होगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तब्दील हो। मैं नोवाइस हूं इस काम में, मेरी टीम पहले ये काम करती थी, अब मैं खुद ये काम कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हम जो बातें करने वाले हैं वो बहुत से लोगों की आंखें खोलेंगी। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हो क्या रहा है, और मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिस बात का मेरे पास सबूत होगा। अभी तक मैंने जितनी बात इस वीलॉग में की है, मेरे पास एक एक चीज का सबूत मौजूद है, और मेरे पास और भी बेतहाशा सबूत मौजूद हैं, और लोग बोलना चाहते हैं और लोग बताना चाहते हैं। तो दोस्त मौजूद हैं जो मुझे इतलात दे रहे हैं, और मैं सिर्फ ये वीलॉग और ट्विटर तक कीबोर्ड वॉरियर नहीं हूँ, मैं जो कुछ प्रैक्टिकली कर सकता हूँ पाकिस्तान में वो कर रहा हूँ, और उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वक्त से पहले जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, और फितनों के दौर में तदब्बर और तदबीर से चलना चाहिए। तो आप लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।